तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। क्या नाम है आपका? फिर से स्वागत है राज बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर कक्षा 10 के लिए, जो जैव प्रक्रम पाठ का नाम है अध्याय 5। तो हम पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम के बारे में पहले हम पढ़ते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है। देखो, जैव प्रक्रम वह सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम को कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं: पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो इसमें पहले पढ़ने वाले हैं पोषण। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। नंबर 1, देखो क्या 2 भागों में बांटा जा सकता है पोषण। एक स्वपोषी पोषण और एक विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होते हैं? वह पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित तरल अजैव पदार्थों जैसे CO2, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हरे पौधे। विषमपोषी पोषण क्या होते हैं? पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव और अन्य जीव। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। स्वपोषण किसमें होता है? जो वे हरे पौधे और कुछ जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण से कर सकते हैं, वो क्या होता है? स्वपोषी पोषण। तो अब पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम, देखो, वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसकी इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन, हमने CO2 के मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु लिए और H2O के 12 अणु लिए। क्लोरोफिल जो हमारे पास क्लोरोफिल जिसमें कहते हैं प्रकाश के जो हरे पौधे पत्ते होते हैं ना, उनमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। और सूर्य प्रकाश, तो क्या बनता? C6H12O6 CO2 6H2O, मतलब जल भी प्राप्त होगा और हमारे पास ऑक्सीजन प्राप्त होगा और ग्लूकोज इसे ग्लूकोज का सूत्र भी कहते हैं और फ्रक्टोज का भी कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची आवश्यक सामग्री क्या है? देखो, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है, क्लोरोफिल भी होना जरूरी है और कार्बन डाइऑक्साइड स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान होने वाली निम्न घटनाएं कौन कौन सी हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यही इक्वेशन में समझाया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे हमारे शरीर का पाचन और विकास होता है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हम रंध्र। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के लिए। रंध्र पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। जब पत्ती देखी होगी तो जब पत्ते देखते हो तो उसमें जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें क्या होते हैं? रंध्र कहते हैं। रंध्र के प्रमुख कार्य, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी कि जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। देखो, जो पत्ती का डायग्राम दिखाया गया है, जो ये छिद्र छोटे छोटे क्या है? रंध्र छिद्र है। जो दिख रहा है रंध्र छिद्र है, ये जो द्वार कोशिकाएं हैं और ये जो हमारे पास से सहायक कोशिकाएं और अर्धचर्म। ठीक है, चित्र में देखो बताया गया है। चित्र रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। ये खुलते और बंद रहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं ऐसे ये करते हैं।
आगे पढ़ने वाले हैं विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण को 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्राणी संपोषण, एक मृतजीवी पोषण, एक परजीवी पोषण। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो आता ही है परजीवी पोषण। देखो प्राणी संपोषण क्या होते हैं, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा और मानव। मृतजीवी पोषण क्या होते हैं, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक। और परजीवी क्या होते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनके बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे अमरबेल, जूं और होता कृमि। ठीक है, याद रखना, जो भी हमारे पास क्या परजीवी और अमरबेल भी क्या है, परजीवी है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है अमरबेल और जूं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या, अमीबा में पोषण कैसे होता है। देखो अमीबा में पोषण कैसे होता है, चित्र के सहायता से दिखाया गया। ये अमीबा का डायग्राम है, इसमें एक केंद्रक है और एक खाद कण है जो बाहर खड़ा है। तो अमीबा क्या करेगा, भोजन को अपने पादाप की सहायता से घेर लेता है, मतलब चारों तरफ से घेर लेता है। फिर जो रिक्त का मतलब एक मुंह की तरह खुलता है, ये क्या होता है, रिक्त यानी कि पादाप कूटपाद, खाद रिक्त पे जाएगा। ठीक है, जो समझाएगा चित्र से, डायग्राम से समझ सकते हो। डेफिनेशन अपना आप बना लेते हैं इसकी, खाद रिक्तिका और खाद कण, ये दोनों। खाद रिक्तिका में जल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है, यह पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये अमीबा का वो है, स्ट्रक्चर है, किस प्रकार अमीबा कार्य करता है। पैरामीशियम में पोषण, पैरामीशियम में पोषण क्या होता है, पादचाप करेगा, यानी कोशिका को पूरी सतह से ढके हुए होते हैं। भोजन के एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है। पैरामीशियम क्या होता है, भोजन के विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जा सकता है। मनुष्य में पोषण, मनुष्य में पोषण किस प्रकार होता है। देखो मनुष्य में पोषण पहले अंतर्ग्रहण होगा, पाचन होगा, अवशोषण होगा, श्वंगीकरण होगा और बाह्य क्षेपण होगा। मतलब मुंह के द्वारा क्या होता है, भोजन अंतर्ग्रहण होता है। दांत के द्वारा क्या होता है, भोजन को चबाना होता है। जीवा के द्वारा क्या होता है, भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना। फिर पहुंच जाता है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां में क्या होता है, लार ग्रंथियां से निकलने वाला रस को लाल रस या लार कहते हैं। स्टार्च लार एमिलेस एंजाइम माल्टोस शर्करा है। फिर पहुंच जाता है भोजन ग्रासिका में, मुंह से अमाशय तक भोजन ग्रासिका की क्रमा कुछ गति द्वारा ले जाया जाता है। ग्रासिकी मांसपेशियों का संकुचन और स्थिलन है। देखो डायग्राम में, ये हमारा मनुष्य का डायग्राम है, ये मुंह है और ये जीवा है। ये क्या ग्रासिका है, ये क्या होता है, यकृत होता है। इसके पास में क्या होता है, अमाशय होता है। ये छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये बाह्यंत्र कोलन होता है, ये गुदद्वार होता है। ये अग्नाशय परिशिक्या होती है। ठीक है, ये पित्त की नली होती है और ये पित्ताशय का भंडार होता है, जिसे पित्त की थैली कहते हैं। ये यकृत होता है, पित्ताशय को पित्त भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अमाशय में पहुंचने के बाद क्या होता है, जब अमाशय में पहुंच जाता है तो जठर ग्रंथियां एक 3 प्रकार होते हैं, पैप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। जो पैप्सिन में क्या होता है, पाचक एंजाइम प्रोटीन का कार्य करता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैंने अम्ल क्षार वाले चैप्टर में ही पढ़ाया था, बहुत अच्छा होता है अम्ल क्षार। अम्ल माध्यम में तैयार किया जाता है, जो कि पैप्सिन की क्रिया की सहायता से होता है। फिर श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। फिर पहुंच जाता है वो क्षुद्धांत्र में, जो भोजन पहुंच जाता है वहां से आगे पहुंच जाता है क्षुद्धांत्र में। वो क्या होता है, आंत्रस, जो हमारी आंत होती है उनके बारे में क्या होता है, परिवर्तित करता है तो कार्बोहाइड्रेट में, वसा में और प्रोटीन में। यदि कार्बोहाइड्रेट में करेगा तो किसको बना देगा, ग्लूकोज। यदि वसा में परिवर्तित होता है क्या बनता है, वसा अम्ल ग्लिसरॉल। और यदि प्रोटीन में वो हमारा रस छोड़ता है तो कौन सा होता है, अमीनो अम्ल। यकृत तथा अग्नाशय से स्त्राव प्राप्त करती है। यकृत पहले पित्तारस के, यकृत से पित्तारस में और पित्त लवण में, फिर वसा, पित्त लवण और वसा। ये बड़ी गोलिकाएं और स्मलिकाएं, इन्हीं छोटी गोलिका, इनको मतलब ये हमारे पास बड़ी गोलिका होती है, ये हमारे पास छोटी गोलिकाएं होती है वसा की पित्त लवण में। फिर अग्नाशय, अग्नाशय का रस, इसमें क्या होता है, 3 एमिलेस एंजाइम होता है और ट्रिप्सिन एंजाइम तो लाइपेज एंजाइम होता है। प्रोटीन होगा तो ट्रिप्सिन करके पेप्टोन्स बनाएगा, वसा होगा तो लाइपेज बना के वो क्या बनाएगा, वसा अम्ल बनाएगा। स्टार्च होगा तो एमिलेस से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बना देगा। फिर दाद्रोम, दाद्रोम क्या होता है, अवशोषण की सतह को, क्षेत्रफल को क्या होता है, बढ़ा देता है। ठीक है, फिर आता है वृद्धांत्र, मतलब बाहर, जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे पढ़ने वाले हैं श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग
कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रम के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिका श्वसन कहते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो वायवीय श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। यह कोशिका द्रव या माइटोकांड्रिया में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 एटीपी, ठीक है। और उदाहरण क्या, मानव द्वारा। अवयवी श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी होता है। ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ये केवल कोशिका द्रव में होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है 2 एटीपी। जैसे उदाहरण ईस्ट। मानव श्वसन क्रिया, मानव में श्वसन क्रिया कैसे होती है। देखो मानव श्वसन क्रिया डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा मानव श्वसन क्रिया क्या होती है, ये पूछेगा अंतःश्वसन क्या होता है, उच्छ्वासन क्या होता है। देखो अंतःश्वसन के दौरान उनका वृक्षय गुहा क्या फैलती है, मछलियों से संलग्न पेशियां क्या होते हैं, सिकुड़ती हैं। वक्ष ऊपर की ओर बाहर की ओर गति करता है। वक्ष मतलब हमारे चेस्ट, ठीक है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में भरती है, ठीक है। और उच्छ्वासन क्या होता है, वृक्षय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। फसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है और गुहा में वायु दाब बढ़ जाता है, तो वायु कार्बन डाइऑक्साइड और फेफड़ों से बाहर हो जाती है। हम जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वही की क्रिया है अंतःश्वसन उच्छ्वासन। अंदर लेना अंतःश्वसन है, उच्छ्वासन मतलब बाहर निकालना। अंतःश्वसन सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना, और उच्छ्वासन मतलब फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव क्या होते हैं, श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। देखो कोशिका रक्त और ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। देखो वायु से हमने के लिए ऑक्सीजन ली, कोशिका ये रक्त वाहिका में यानी कि O2 ऑक्सीजन, आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनाया, HbO2 बनाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बनाती है। फिर वो धमनी द्वारा क्या होती है, ऊतकों में पहुंचती है ऑक्सीजन। फिर उसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। फिर उसमें क्या होता है, CO2 का उत्पादन होता है, ठीक है। तब जब CO2 का उत्पादन हो जाएगा तो CO2 क्या होगी, रक्त वाहिकों में जाएगी, और CO2 फिर कहाँ जाएगी, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रक्त में विसरण होगा, विकसन होगा। नेक्स्ट जब विसरण होगा तो उसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कोशिका कोश में विसरण होगा। फिर मोचन द्वारा यानी कि नासा द्वारा, नाक द्वारा या मुंह द्वारा, विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को। श्वसन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों को निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र श्वसन तंत्र कहलाता है। मानव श्वसन तंत्र अवयव इस प्रकार हैं। देखो हृदय, रक्त नलिकाएं, धमनी व सिरा, वाहन माध्यम, रक्त व लसिका। पढ़ने वाले रक्त वाहिका यानी कि धमनी और श्वसन, धमनी और सिरा में अंतर पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। धमनी क्या होती है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी। धमनी की भित्ति मोटी या अधिक लचीली होती है, वाल्व नहीं होते। सिरा में क्या होता है, सिरा विभिन्न अंगों से अनाक्षित रुधिर एकत्रित करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस सिरा। सिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है, इसमें क्या होते हैं, वाल्व होते हैं, इसमें वाल्व नहीं होते। देखो हमारे पास क्या होता है, धमनी में यह सतह ही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है, इसमें सतह होती है, ठीक है। सिरा में सतह होती है। इसके बारे में दिखाया गया, देखो फुफ्फुस है हमारे पास, फुफ्फुस मतलब फेफड़े। तो क्या होगा, पहले नंबर पे क्या होगा, फुफ्फुस जो वी ऑक्सीजन रुधिर है उसमें ले जाएगा बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से वो कहाँ पहुंचेगा, हमारे पास बाएं नीले में हृदय यानी कि, फिर पहुंचेगा वो हमारे पास धमनी और महाधमनी में, फिर पहुंचेगा शरीर अंग में मुख्य, फिर प्रमुख शिरा और महाशिरा कह सकते हैं इसे, इसमें पहुंचेगा। फिर पहुंचेगा दाएं अलिंद में या दाएं नीले में। फिर उसके बाद वो कहाँ पहुंचेगा, फुफ्फुस निर्गत होगा रुधिर और फिर बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है जो शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। अलिंद की अपेक्षा नील्या की पेशियां भित्ति मोटी होती हैं, क्योंकि नील्या को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भोजन होता है, ठीक है। इसका डायग्राम आपको दिखाया गया है, देखो डायग्राम भी देख लेते हैं। देखो डायग्राम है हमारे पास,
मानव हृदय के अनुप्रस्थ काट की जो डायग्राम है, देखो मानव हृदय है, इसने क्या बोलते हैं, फुफ्फुस धमनियां बोलते हैं, इसे फुफ्फुस जो अंदर जा रही है फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, ये क्या ये नीचे बायनील्य है, ये दायनील्य नीचे महाशिरा, ये दायलंद में डायग्राम का ऊपर वाला जो उसका है वही है, ये महाधमनी होते हैं, डायग्राम से लिख देना। हृदय में उपस्थित वाल्व रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रोकना सुनिश्चित करते हैं। लसिका क्या होती है, एक तरफ ऊतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, लसिका वहन में सहायता करता है। पादपों में परिवहन, पादपों में कैसे होता है परिवहन, जाइलम द्वारा और फ्लोएम द्वारा। जाइलम क्या होते हैं, पादप तंत्र एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्र में अंतर के चलते जल मृदा के जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण होता है जो कि जल को लगातार ऊपरी की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यही जल पादप के अविवायवी भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण में विलीन हो जाता है। यह प्रक्रम क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जल से पत्तियों तक जल तथा विलय खनिज लवणों को ऊपरमुखी गति में सहायक, पौधों में ताप नियमन में सहायक। भोजन द्वारा दूषक पौधों का स्थानांतरण, प्रकाश संश्लेषण के विलेय पदार्थ उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। स्थानांतरण पत्तियों द्वारा से पौधों के शेष भागों में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा का प्रयोग से पूरा होता है, अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से प्रसारण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में उत्सर्जन, जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपचारिक क्रियाओं से में जनित हानिकारक अनाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकाओं जीव अन्य विशिष्ट अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सहायता से जल में विस्तृत कर देता है। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्र वाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से में से वैज्ञानिक के हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना होता है। वक्र में मूत्र का निर्माण प्रक्रिया, वक्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई विक्राणु कहलाती है। विक्राणु के मुख्य भाग इस प्रकार हैं, कोशिका गुच्छ जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, यह पतली भित्ति वाला रुधिर कोशिकाओं गुच्छा होता है। दूसरा बोमन सपुट, तीसरे नलिकार भाग, चौथा संग्राहक वाहिनी। ठीक है, वक्र में उत्सर्जन की क्रियाविधि का डायग्राम देखो इस प्रकार है। पेपर में अलग से पूछा जाता है कि इसका डायग्राम क्या होता है, नाम चित्र बनाइए, तो यही लिखना है, यही बना देना है। आगे कोशिका गुच्छ निष्पादन, जब वृक्क धमनी की शाखा विक्राणु में प्रवेश करती है तब जल लवण ग्लूकोज अमीनो जल अम्ल तथा नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिकाओं गुच्छ में से छनकर वोमन सपुट में आ जाते हैं। वर्णात्मक पुनः अवशोषण, विक्राणु में नलिकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थ जैसे ग्लूकोज अमीनो अम्ल लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका सत्रावण, यूरिया अतिरिक्त जल एवं लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ विक्राणु के नलिका बाहर के अंतिम सिरे में रह जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहां से मूत्र संग्राहक वाहिनी या मूत्र वाहिनी से होता है, वह मूत्राशय में ऐसा संग्रहित होता है। मूत्राशय के दाब मूत्र मार्ग से बाहर निकलता है। कृत्रिम वक्र, कृत्रिम वक्र यानी कि अपोहन क्या होता है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वक्र की मदद से नाट्रिय युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। प्राय एक स्वास्थ्य व्यक्ति में प्रतिदिन 100 लीटर आरंभिक निश्चित वक्र में होता है, जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1 या 2 लीटर होता है, जैसे निस्यंदन वक्र नालिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। पादप में उत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पाद में अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रेतिकाओं में संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट पदार्थ उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही, बस चैप्टर हमारा समाप्त हो गया चैप्टर का। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत जल्दी आपको एमसीक्यू की वाली इक्वेशन बुक मिलने वाली है। ठीक है, मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी बरकरार रखिए और पढ़ते रहिए।